विश्व होम्योपैथी दिवस आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार और संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को मिलेंगे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर। सीएम ने निःशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं का किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। कोविड से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर आज देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर की जा रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मॉक ड्रिल देखने के लिए हरियाणा के झज्जर में कोविड रोगियों के इलाज से संबंधित तैयारियों का लेंगे जायजा। और प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का दौर थमने के साथ ही गर्मी दिखाने लगी अपना असर। प्रदेश के अधिकांश स्थानों का पारा पहुंचा 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। और अब खबरें विस्तार से। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और संस्थाओं पर गर्व होना चाहिए कि कोरोना काल में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। I have something in common with him and not with others on the dais. We both Dr. Mahendra Bhai Muzpara, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush, Ministry of Women and Child Development. ये पेशे से डॉक्टर हैं और दिल की बातें ज्यादा समझते हैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो अपने भाषण में भी he has touched your heart and made a very impassioned plea that you all should be in missionary mode to serve humanity by being homeopath COVID warriors. डॉक्टर मनोज राजौरिया, इनसे पुरानी जान पहचान है। वी बिलोंग टू द सेम स्टेट। I came to know him for the first time even before he became member of parliament. It's his second term. Because he took a great initiative in having a homeopathy clinic in the name of his mother, Shanti. And his spinal strength of a university that promotes homeopathy. A simple man, a modest man, but an achiever all through. I take Dr. Manoj Rajoria as a foot soldier of homeopathy. Sri Sunil Kumar Gupta, a very senior IAS officer of 1987 batch, secretary to the Vice President. Well, he has a great spouse support. The wife is a doctor. An honor I share with him. My wife is also a doctor. पद्म श्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, इन्होंने मेरे को अंदर बाहर से देखा हुआ है। More than a decade ago, me and my wife had the occasion to go to his establishment in Jaipur. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव होती है।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शुरू एक पहल इंडिया कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री एंट्री ट्रेनिंग सेंटर में निशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुप्रति कोचिंग योजना में 30,000 युवाओं को निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कल जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद राठौर ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन 109 महिलाओं के साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म के बाद उसे एसिड से जलाकर मार देने की घटना सरकार की नाकामयाबी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन घटना को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है। इतने संवेदनशील केस के अंदर भी 2 दिन तक एफएसएल की टीम वहां पे नहीं पहुंची, फॉरेंसिक साइंस की टीम वहां तक नहीं पहुंची, पीड़ित को रेफर नहीं करा गया, सबूत इकट्ठे नहीं करे गए। ये तो जनता का, मीडिया का दबाव था, उसके बाद जाकर ये केस आगे बढ़ा, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। लेकिन आगे अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट अगर सही नहीं होगी तो वो झूठ भी सकता है। ये मुख्यमंत्री जी जब बार बार इस तरह की बातें करते हैं, पुलिस की इंक्वायरी से पहले मनोवैज्ञानिक बनकर ये बोल देते हैं कि आधे से ज्यादा केस तो पीड़ित के परिवार वाले ही शामिल होते हैं, तो पुलिस के भी हाथ ढीले हो जाते हैं, उनको एक तरह से इशारा मिल जाता है और कहते हैं कि आधे केस झूठे हैं। यानी आधे झूठे हैं, आधे पीड़ित के परिवार वाले करते हैं, तो ये तो बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए। तो बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी समस्याएं हल कर देते हैं। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 2 दिन तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल देखने के लिए हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाएंगे और साथ ही कोविड रोगियों के इलाज से संबंधित तैयारियों का जायजा भी लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल देखने के लिए खुद हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की प्रगति का आकलन किया था और 10 से 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। दिल्ली में इस समय कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2460 है। पिछले 24 घंटों में 699 नए मामले सामने आए हैं। 4 मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक कोविड के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 600 के पार पहुंच गई है। वहीं बीते दिवस राज्य में 165 नए कोरोना मरीज मिले हैं। साथ ही प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। बूंदी जिले के 93 वर्षीय वीर सिंह यादव ने 65 सालों से लगातार कैंसर को मात देकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। बूंदी जिले के रहने वाले वीर सिंह बूंदी शहर में डेयरी का संचालन करते हैं। करीब 65 वर्ष पहले उन्हें कैंसर हुआ था। उन्होंने आम इंसान की तरह जीवन जीते हुए कैंसर के मरीजों में सबसे लंबी उम्र पाने का रिकॉर्ड दर्ज कराया है। अपने आप में लाइलाज इस बीमारी से लड़ने वाले वीर सिंह उन मरीजों के लिए उदाहरण है जो इस बीमारी का नाम लेते ही घबरा जाते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से आए सदस्यों ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इसमें बूंदी का नाम दर्ज हो रहा है। वीर सिंह जी की प्रेरणा से, उनकी हौसले से तो ऐसी बीमारी कैंसर जैसी 1962 में उनको हुई। 60 साल हो गए। उन्होंने 60 साल पहले 1963 में ऑपरेशन कराया और आज भी वो नियमित जीवन जी रहे हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा दे रहे हैं। ये बीमारी कहने को बहुत बड़ी है, जिसको हम अभी जो देख पा रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है। बीमारी बढ़ने का कारण भी यही है, मेडिकल साइंस है जिसके अंदर ये बीमारी बढ़ती है। और अगर इसको मैनेज किया जाए, इसके अंदर पेशेंट अगर मोटिवेट है, वो चाहता है कि मैं ठीक हूँ, उसका डर खत्म हो जाए, वो खुश रहे, तो इससे सर्वाइव कर सकता है, निकल सकता है इसके अंदर। इन्होंने जो संघर्ष था इनका यही था। 1963 के अंदर जब इनका ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी,
पर इनका मनोबल बहुत ऊंचा था और परिवार वालों ने इनको मोटिवेट किया, जिसके चक्कर में ये सर्वाइव कर पाए। दादाजी ने वीर सिंह यादव जी को अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज सम्मान दिया जा रहा है और इसके लिए केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवारजन बहुत ज़्यादा खुश है। इससे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी हमें हौसला और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हम कहीं से भी वो उम्मीद का दामन थाम के हम जिंदगी भर आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों को हमेशा ही इन्होंने प्रेरणा दी है। हम जब छोटे से थे तभी से इन्होंने हमें डर निकालना सिखाया और हौसले से आगे बढ़ना सिखाया, और उम्मीद का दामन थाम के तो इस संसार चल रहा है, तो ये भी चले हैं। देश के नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो सके, इसके लिए हमारे जवानों ने लगातार चौकसी बरती हुई है। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल सैनिकों की याद में एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया था। 24 फरवरी को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक को राष्ट्र के लिए एक तीर्थ बताया और लोगों से समर स्मारक पर जाने और शहीदों को श्रद्धांजलि करने का आग्रह किया। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की आपसी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी को कांग्रेस आलाकमान तमाम प्रयासों के बावजूद भी कम नहीं कर पाया है। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। अब राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलीभगत के आरोपों के मद्देनजर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद की पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पायलट ने ये घोषणा अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में की। सचिन पायलट मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ साल भर पहले शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट इसके विरोध में 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर 1 दिन का अनशन करेंगे। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। सचिन पायलट के इस रुख ने कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। पार्टी किसके साथ खड़ी हो इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है। इस बीच गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट का समर्थन किया है। सचिन पायलट एसेट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। भाजपा ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राजस्थान सरकार की 4 साल की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की अपनी सरकार की विफलताओं को लेकर अनशन करना चाहिए। 4 साल से अगर 1 या 2 व्यक्ति कांग्रेस के सत्ता का अनशन कर लेते तो राजस्थान बच जाता। एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था, और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। अगर इतनी सी बात अगर ये कांग्रेस वाले समझ लेते तो आज राजस्थान की ये स्थिति नहीं होती और शायद आपस में भी जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं।
राजस्थान में नवंबर-दिसंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर उपजा असंतोष उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई कोई नई नहीं। इससे पहले भी दोनों नेता कई मौकों पर आमने सामने आ चुके हैं। जयपुर के जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कुलपति प्रोफेसर रामसेवक दुबे ने बताया कि कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें 16 प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। शास्त्रों में शोध कर चुके 14 शोधार्थियों को भी राज्यपाल विद्या वारिधि उपाधि प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह में अंतर्राष्ट्रीय शूटर अपूर्वी चंदेला सहित 4 विशिष्ट लोगों को डी.लिट और पीएचडी की मानद उपाधियां भी प्रदान की जाएंगी। वहीं जयपुर में चल रहा राष्ट्रीय सेवा भारती कार्यक्रम कल आत्मनिर्भर समाज और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सेवा भारती के मुख्य वक्ता विनोद बिरला और सेवा भारती की ट्रस्टी अमिता जैन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में बताया कि संगम में साझा की गई सफलता की कहानियों को अधिक से अधिक लोगों तक प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा भारती के प्रतिनिधि और स्वयंसेवक पिछले 25 वर्षों से छोटे छोटे गांवों में जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका सुविधाओं से वंचित, पीड़ित, उपेक्षित और अभावग्रस्त लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दो 2010 में बेंगलोर में हुआ था, जिसमें 1000 प्रतिनिधि थे। प्रथम आयोजन था। दूसरा आयोजन दिल्ली में 2015 में हुआ, जिसमें 2000 प्रतिनिधि थे। और ये तीसरा आयोजन चूंकि 2020 में होना था, पर महामारी के कारण से इसको 2 वर्ष आगे बढ़ाया गया और 2023 में आज ये संपन्न हो रहा है, जिसमें 2756 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। संगम का उद्देश्य वास्तव में एक दूसरे के अनुभवों का लाभ लेना, पूरे देश में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ये बताना, दूसरों के जो काम चल रहे हैं उन कामों से कुछ सीख लेना और अनुभवों के आधार पर अपने क्षेत्र में नए काम की योजना करना। पीड़ित, वंचित, अभावग्रस्त, दुखी, इस तरह के जो समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है, उस वर्ग के हित में कैसे काम कर सकते हैं, उनके कष्टों को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, इनका आदान प्रदान के लिए इस तरह के सेवा संगम का आयोजन किया जाता है। अभावग्रस्त, पीड़ित, वंचित परिवारों की किशोरियों को, जो कि एक समाज का बहुत बड़ा तबका है, उनकी किशोरियों को भी किस प्रकार से सर्वसमर्थ बनाया जाए, क्योंकि वही भविष्य की वो पीढ़ी को गढ़ने वाली, आगे बढ़ने वाली हैं, भविष्य की माताएं हैं। तो वो अगर समर्थ होंगी तभी आगे भी एक सशक्त समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। तो हम उनको केंद्र में बुलाते हैं प्रतिदिन या साप्ताहिक, और उनको विभिन्न विषयों पर जागरण होता है, प्रशिक्षण होता है। कुछ कौशलों का भी प्रशिक्षण किया जाता है, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उनमें संस्कृति की जानकारी और उनमें प्रेरणा जगाने का काम किया जाता है। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा भारती के सेवा संगम में देश भर से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ सफलता की कहानी लेकर कई स्वावलंबी महिलाएं भी आई। सेवा भारती भोपाल की महिला सहयोगिता आभा पांडे ने बताया कि महिलाओं को न्यूनतम शुल्क पर सेवा भारती के शिविरों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके बाद ये महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। कि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, अशिक्षित हैं, उनके बीच में काम करके उन्हें स्वावलंबी बनाकर जीवन की मुख्य धारा से हम जोड़ सकें। इस समय हम 3000 बच्चियों के सतत संपर्क में रहते हैं। हर सप्ताह उनसे मुलाकात होती है, वो सेवा भारती के केंद्र में आती हैं। और ऐसे ही जो स्वावलंबन केंद्र हमने प्रारंभ किया है, वहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर, इस प्रकार के 3 कोर्स हम चला रहे हैं।
आज तक जो उद्योग वर्धिनी के इतिहास में जो है तो 17,000 बहनें अपने आप में खड़ी हुई हैं। तो 17,000 बहनों को हमने स्वावलंबी किया है, 17,000 परिवारों को स्वावलंबन हो गया है। और ये प्रयास सफल रहा कि कम राशि तो 50 रुपए से हमने शुरू किया हुआ व्यवसाय आज की तारीख में लाखों का टर्नओवर कर रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कल थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजक अनिल प्रणामी ने बताया कि शिविर में 100 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त मुहैया करवाना है। प्रतिवर्ष श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान करते हैं। ये कार्यक्रम हमारी संस्था श्री प्रणामी पंचायत द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जिन बच्चों को ब्लड नहीं बनता, कम से कम इतनी तो मानवता के नाते हम सेवा कर सकें कि उनको थोड़ा बहुत रक्त उपलब्ध करा सके। लगभग 100 यूनिट प्रतिवर्ष हमारा टारगेट है और हो जाता है, तो इसलिए ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए हर 3 महीने में कम से कम। ये रक्तदान शिविर समाज की सभी संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि जयपुर शहर में अकेले 700 थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे हैं, जिनको हर महीने 1400 यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, जो अकेले अभिभावकों द्वारा संभव नहीं है। इस तरह से अन्य संस्थाओं के सहयोग द्वारा ही इनकी पूर्ति होती है और ब्लड बैंकों में ब्लड उपलब्ध हो पाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चा पैदा न हो, इसलिए शादी से पहले अपना थैलेसीमिया की जांच अवश्य कराएं और थैलेसीमिया माइनर से शादी ना करें तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा समाज में नहीं आएगा और यह बीमारी यहीं पर रोकी जा सकती है। जयपुर में मीणा समाज विकास सेवा समिति की ओर से आयोजित 2 दिवसीय सुड्डा और पद गायन के सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में कलाकारों ने सुड्डा गायन के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना और सामाजिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। समिति की तरफ से जो प्रोग्राम सांस्कृतिक कर रहे हैं आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए और समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशा मुक्ति आदि से छुटकारा पाने के लिए, और शिक्षा में बच्चियों का, लड़कों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित करने के लिए आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रहेगा। ये 5वां हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारी धार्मिक कथाओं के माध्यम लोगों को अवगत कराया जाता है। आज हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम आज और कल जो हुआ था, उसमें हमारा ये उद्देश्य रहता है कि समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं या जो बहुत सारी, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, नशा मुक्ति है और शिक्षा से को बढ़ावा देना है और आदिवासी इस समाज में सुधार लाने के लिए हम काफी प्रयासरत हैं। जैसलमेर में जयपुर से आई विशेष पुलिस की टीम और जैसलमेर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए 9 किलोग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 तस्करों को मोहनगढ़ नहरी इलाके से पकड़ा गया है। दोनों में से 1 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। वहीं 8 किलोग्राम हेरोइन और 2 तस्करों को जैसे इलाकों से पकड़ा गया है। और अब खबर मौसम की। प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का दौर थमने के साथ ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों का पारा 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे गर्म स्थान बांसवाड़ा रहा, जहां का पारा 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 39.5, जालोर में 39.3, जैसलमेर में 39.1, फलौदी में 38.6, बीकानेर में 37.5 और राजधानी जयपुर में 34.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। और अब अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर। विश्व होम्योपैथी दिवस आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्व जन स्वास्थ्य, एक परिवार।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार और संस्थाओं की भागीदारी से युवाओं को मिलेंगे उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर। सीएम ने निःशुल्क सैटेलाइट कक्षाओं का किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। कोविड से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर आज देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर की जा रही है मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मॉक ड्रिल देखने के लिए हरियाणा के झज्जर में कोविड रोगियों के इलाज से संबंधित तैयारियों का लेंगे जायजा। और प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का दौर थमने के साथ ही गर्मी दिखाने लगी अपना असर। प्रदेश के अधिकांश स्थानों का पारा पहुंचा 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस वक्त के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।